हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है उद्योग। क्लास 8 का 5th चैप्टर उद्योग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उद्योग क्या है। ठीक है, उद्योग का जो उद्योग लगना चाहिए, एक जगह पे अगर उद्योग लग रहा है तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का आवश्यकता होना चाहिए जो एक उद्योग के लिए सहायक फूल हो। ठीक है, उद्योग को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, चैप्टर पर नजर डालते हैं। इसमें है क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लेते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। आप लोग तो जो बुक आप लोग यूज करते हैं, कॉपी यूज करते हैं, क्या आप कभी ये सोचें कि ये कॉपी पेज कहाँ से बना है, कितने लंबे प्रक्रिया द्वारा ये बनकर आया है, हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल को लेकर हम फिर उसे दूसरे जो हम लोग यूज करने वाला सामग्री है उसमें उसको परिवर्तन करते हैं। तो उसमें द्वितीय मतलब कि द्वितीय क्षेत्र का उपयोग होता है जिसमें मशीनीकरण के द्वारा उसे बदला जाता है। ठीक है, विनिर्माण किया जाता है। तो इसके बाद हम तक पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। और जो पेज जो बनता है, ठीक है, एक कॉपी का पेज, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? पेड़ से। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। उसे काट कर लुगदी मिल, जहाँ उसे पूरा पतले पतले शीट पेपर में उसे छीलता है, कटता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी की को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। वहाँ का जो वृक्ष है उसको लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी मतलब वो जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करने के लिए उसका विनिर्माण किया जाता है कि कैसे इसका यूज होना चाहिए, कितना पतला शीट पेपर में उसे काटना चाहिए, कट पीस करना चाहिए। तो उसे उस प्रकार लकड़ी को छीला जाता है, काटा जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। रासायनिक द्रव्य मतलब उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। ठीक है, और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर उसे मशीन के द्वारा कागज में परिवर्तन किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। यह कागज कहाँ जाता है? प्रेस में। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रासायनिक से निर्माण स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। और यह कागज को यहाँ बस कागज बनता है, सफेद कागज। यहाँ से फिर उसे भेज दिया जाता है कहाँ पे? जहां पर स्याही के द्वारा इसमें लाइन लाइन किया जाता है। जो कॉपी में हम लोग रहता है ना, खंड कॉपी है चाहे रोलिंग कॉपी, हिंदी कॉपी है, तो उसमें लाइन लाइन जो किया जाता है वो दूसरी जगह होता है। ठीक है, इसके उपरांत पृष्ठकों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। और उसके बाद उसे पैक किया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, वो कॉपी के साइज में उसे काट के कवर उबर लगा दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है और लास्ट में हम उसे खरीदते हैं। अब देखिए द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? यह विनिर्माण, जिसको विनिर्माण बोलते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक है, जिसमें हम विनिर्माण गतिविधि जिसको बोलते हैं, उसमें कच्चे माल को लोगों के लिए, कच्चा माल का जो है उपयोग करता है लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और उस कच्चे माल को ऐसा प्रक्रिया में विनिर्माण करके ऐसा बनाया जाता है कि उसका 2 रुपये यहाँ दाम है तो यहाँ पे उसको 10 रुपये दाम मिलता है। परिवर्तित किया जाता है ऐसे संसाधन में, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। जैसा कि जो लुगदी जो जैसे आपने देखा होगा लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। लुगदी जैसे पहले हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी को जब चीरा जाता है पूरे पतले पतले शीट में, उसे जब रासायनिक में मिलाया जाता है, उसे पूरा जैसे एक जो हम लोग कुछ दाल को जैसे जिसको बोलते हैं ना कि मिलाना, घोरटना, तो उसी प्रकार उसको पूरा मिलाया जाता है मशीन में। उसके बाद उसे छापा जाता है, पृष्ठ बनाया जाता है। तो उसी प्रकार कागज के रूप में, अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखा जाता है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। ये विनिर्माण की 2 प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। पहला कि प्राथमिक क्षेत्र से हम उसे लेते हैं, उसे काटते हैं, और दूसरा उसे काट कर विनिर्माण द्वारा उसे बदलते हैं पेज में। ठीक है, अब है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि जो हम लोग जब भी जीवन काल में करते हैं।
जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों और निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन, वस्तु का जो उत्पादन होता है उससे है, खनिजों से है, निष्कर्षण से है अथवा सेवा से है। ठीक है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, और इस प्रकार देखा जाए तो लोहा इस्पात उद्योग की वस्तुओं से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। कोयला है खनन उद्योग, जो हम लोग कोयला निकालते हैं खुदाई करके, जैसे बड़ा सा जो होता है ओपन माइंस जो होता है, खदानें होती हैं, ठीक है, उससे हम लोग कोयलों को निकालते हैं खनन प्रक्रिया द्वारा। खनन मतलब खोद की खुदाई करके निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है, और पर्यटन सेवा भी ये देता है। अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है हम लोग का कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल जो है वो उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो औद्योगिक कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। अब बोलिएगा इसमें कि कैसे हो सकते हैं? तो कृषि आधारित, जैसे हम लोग कच्चे माल को धान लगाते हैं तो उसमें वो क्या हुआ, हम कच्चे पदार्थ में से लिए कि नहीं लिए, ठीक है, कृषि से मत्स्य पालन कच्चे पदार्थ में लिए, ठीक है। तो खनिज, खनिज क्या है? हम खुदाई करके डायरेक्ट वहाँ खनिज निकालें, पत्थर निकालें, कोयला निकालें। और समुद्र आधारित, समुद्र में हम लोग तेल शोधक कार्य करते हैं, जो उससे निकालते हैं समुद्र से बोरिंग करके। वन आधारित, वन में हम लोग भी खनन करते हैं, वनों को काटते हैं, उसे घरों के जो दरवाजा है, गेट, खिड़की, इसमें लगाने का प्रयोग करते हैं। तो सब में प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, कच्चा माल सब में मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, सबसे हमको कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित कैसे उद्योग? कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादकों का उपयोग करते हैं। कच्चे माल के रूप में जीव जंतुओं का जो उपयोग करता है वो कृषि आधारित में हो सकता है। खाद्य संसाधन जो हम लोग खाते हैं, वनस्पति तेल, जो हम लोग वनस्पति तेल, जो वनस्पति मतलब जंगलों द्वारा हम लोग जड़ी बूटी द्वारा तेल जो यूज करते हैं। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो हम लोग जो नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, जैसे गांधी जी का एक चरखा का था ना, सूती कपड़े पहने। डेयरी उत्पादक और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग पर उदाहरण है। डेयरी उत्पादक, जिसको डेयरी जैसे होता है, गाय पशुओं को पाला जाता है, उससे जो दूध हम लोग निकालते हैं वो हो गया। और चर्म उद्योग, चमड़े उमड़े का उद्योग जो हो गया, वो कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। अब है खनिज आधारित उद्योग। क्या है? खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। प्राथमिक उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग जो है वो प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज का जो उपयोग है वो किस रूप में करते हैं? कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं, और ये सब जो उद्योग है इसका उत्पाद जो है अन्य उद्योग का पोषण करता है। अन्य उद्योग, दूसरे उद्योग का ये पालन पोषण करता है, ये उद्योग। अयस्क के निर्माण लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। अयस्क के निर्माण, अगर अयस्क के निर्माण जो लोहा है, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद हो सकता है। अयस्क जो है, अयस्क जो लोहा निकलता है, ठीक है, उसका निर्माण करके दूसरे प्रकार के आधारित उद्योग में, संसाधन में बदल सकते हैं, ठीक है। यह कई अन्य उत्पादों का विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और यह कई अन्य प्रकार के विनिर्माण मतलब हम लोग कोयले का फॉर्म निकालें, उससे क्या बनाएं, सॉरी लोहे का फॉर्म निकालें, मिलता है, उसे हम किसी प्रकार का दूसरे प्रकार का संसाधन के रूप के कुछ बना दिए, ठीक है। तो यही वह विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल को लिए और उसे हम किसी यूज करने वाला वस्तु में बदल दिए, पर किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में, किसमें है? भारी मशीन है, भवन निर्माण है, सामग्री तथा तेल के डिब्बे बनाने में है। समुद्र आधारित उद्योग। क्या है? समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योग उत्पादकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र आधारित उद्योग जो हम लोग समुद्र से जो जितने प्रकार के उद्योग हम लोग उससे संसाधन लेते हैं,
वो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादकों को कच्चे माल के रूप में करते हैं और उसे कच्चे माल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रशासन उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। समुद्री का कुछ उदाहरण अगर दे सकते हैं तो मत्स्य पालन, मत्स्य जो मिलता है, हम लोग मछली जो मारते हैं समुद्री में, मछुआरे बहुत होते हैं तो वहां से मत्स्य हम लोग को मिलता है। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, वही मछली हो गया। और तेल निर्माण, तेल हम लोग वहां पे बोरिंग करते हैं, तेल वहां से नीचे से कच्चा तेल निकालते हैं। वन आधारित उद्योग अब क्या है, वनों से उत्पाद प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वनों से उत्पाद, वन से जो हम लोग उत्पाद करते हैं, वन से जो हम लोग को मिलता है, ठीक है, का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में। लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित है। लुगदी एवं कागज जो हम लोग अभी पहले हमने पढ़ा था उद्योग के बारे में, एग्जाम्पल दिया गया था कि कैसे कैसे निर्माण होता है कागज का, तो वही है लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर जो है का भवन निर्माण वनों में संबंधित उद्योग से है। अब पढ़ना है हम लोग को आकार। क्या है आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या का उत्पाद की मात्रा से है। उद्योग के आकार पर अगर देखा जाए तात्पर्य से निवेश की गई पूंजी निवेश की गई पूंजी मतलब जो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ठीक है, कि राशि नियोजित लोगों की संख्या को उत्पाद की मात्रा से है। जो नियोजित मतलब वहां के लोग जो उसको यूज करते हैं उसके संख्या के आधार पर पूंजी निवेश किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योग के दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर आकार के आधार में देखा जाए तो उद्योग को दो भाग में बांटा सकता है। ठीक है, पहला लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग मतलब छोटे पैमाने पर और वृहत मतलब बड़े पैमाने पर। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग जो है, घरेलू उद्योग मतलब घर में जो हम लोग बनाते हैं, घर में जिस प्रकार का हम लोग संसाधन को रूप देते हैं, तो उसी वही हो गया कुटीर या घरेलू उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग है। किस प्रकार के हैं, छोटे पैमाने के, जिसमें दफ्तरों के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है। दफ्तरों का मतलब होता है ऑफिस, छोटा सा ऑफिस जिससे हम लोग दफ्तर बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं, या फिर दफ्तर कारखाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से किया जाता है। किसे जाता है, हाथ से। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्माण वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। टोकरी बुनाई जो है और मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्माण वस्तुएं कुटीर के उदाहरण हैं। ये किसके हैं, जैसे टोकरी जो देखते हैं रोड के किनारे या कभी कभी देखते होंगे जो टोकरी बुनती है महिलाएं। ठीक है, तो टोकरी बुनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो प्रोसेस है, ये सब क्या है, हाथ का कला है, हाथों से बनाते हैं। तो ये उदाहरण किसका है, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, जो हम घर में ऐसा कुछ संसाधन का रूप दे सकते हैं जिससे हम कुछ मूल्य कमा सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, ताकि अपना जीवन यापन कर सके। तो कुछ भी अगर पैसे कमाने के लिए अगर उद्योग का हम लोग अवस्थित करते हैं, तो चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक तरह से उद्योग का एक बिजनेस का ही रूप हुआ। ठीक है, आगे देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पाद करते हैं। बड़े पैमाने का उद्योग मतलब एक दिन में वो, मतलब अगर देखा जाए तो एक छोटा सा टेल्स बनाने वाला कंपनी, टेल्स बनाने वाला उद्योग एक दिन में हजारों लाखों टेल्स बना के एक बार में रखती है। तो बड़े पैमाने का उद्योग बड़ी ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। उसकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उसके तुलना में और छोटे पैमाने के उद्योग तुलना में अगर देखा जाए तो छोटे पैमाने के उद्योग के पास पैसा नहीं होता है, पूंजी लगाने को नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो कम और थोड़ा सा नियमित मात्रा में अपना संसाधन का जो उत्पादन करता है वो कम मात्रा में कर पाता है। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। बड़े पैमाने का उद्योग के पास क्या होता है, हर चीज का टेक्निक होता है, मशीन है उसके पास, लाइन है उसके पास 24 घंटा, मजदूर है उसके पास, सब कुछ है उसके पास। छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, ज्यादा नहीं है, जितना मतलब ज्यादा बनाने का ज्यादा है और मजदूर कम है, निवेश करने वाला कम है, जिससे कोई भी जल्दी से इसमें पैसा लगाना नहीं चाहता। रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। रेशम बुनाई जो हम लोग कपड़े बनते हैं, तो रेशम बुनाई, खाद्य प्रकरण घरेलू उद्योग लघु पैमाने पर उद्योग हैं।
ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और बाइक जो चलाते हैं हम लोग और कार चलाते हैं, वो सब बड़े पैमाने के उद्योग में से है। अब हम लोग को पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में? निजी क्षेत्र में, राज्य स्वामित्व में अथवा राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र एक ही हुआ। सार्वजनिक मतलब होता है पूरे क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, निजी क्षेत्र मतलब जो गांव के लेवल में होता है, जो उद्योग रहते हैं, ठीक है, उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। उसका संचालन, उसका जो जैसे एक स्कूल का हम लोग जो कंट्रोल करता है तो कौन होता है? वो प्रिंसिपल कंट्रोल करने वाला होता है। तो उसी प्रकार छोटे जो स्वामित्व का जो उद्योग है उसको संचालन मतलब चलाना, सुचारू रूप से चलाने में जो सहायक होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, उसमें से कुछ स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, बड़े उद्योग में एक मुख्य मैनेजर के रूप में होता है। तो छोटे उद्योग में क्या होता है? या तो व्यक्तियों का समूह होता है या उसमें से कोई एक संचालन व्यक्ति होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है एक पूरे से बड़े से क्षेत्र जहाँ पे सभी लोग एक साथ रहते हैं, और सार्वजनिक मतलब सबका क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व के संचालन सरकार द्वारा होता है, और उस क्षेत्र का संचालन मतलब उसको चलाना सरकार के हाथ में होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है ये एग्जाम्पल में इसका दिया हुआ, दो जो है ये सरकार चलाती है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, अब क्या पढ़ना है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उसका स्वामित्व जो होता है, संचालन जो चलता है, वो किससे होता है? संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का समूह किसी राज्य द्वारा होता है, या फिर वहां का व्यक्ति द्वारा होता है, या फिर व्यक्तियों का समूह द्वारा होता है। ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। मारुति लिमिटेड उद्योग जिसमें कार गाड़ी बनती है, बड़े बड़े कार बनते हैं, तो एक उद्योग किसका उद्योग है? संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों का पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का जो है स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों का पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। किस? कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। पूर्तिकारों और कामगारों मतलब जो उस उद्योग का पूर्ति करता है, आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसके द्वारा या वहां काम करने वाले के द्वारा। ठीक है। आनंद मिल यूनियन के लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण है। इसका उदाहरण सहकारी क्षेत्र के उद्योग में से उदाहरण कौन सा है? आनंद मिल यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपकरण का उत्तम उदाहरण है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक उद्योग को अगर किसी जगह लगाना हो तो उस जगह पे क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक वहां पे होना चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अनुसार आप लोग देख लीजिए। पहले एक उद्योग लगा हुआ है, क्या है? एक उद्योग लगा हुआ, किसी चीज का एक उद्योग लगा हुआ है। तो इस उद्योग को चलने के लिए, ठीक है, प्रॉपर रूप से क्या क्या चाहिए? संचार चाहिए, टेलीविजन, ताकि बातचीत कर सके, माल जल्दी से ला सके, पहुंचा सके। परिवहन चाहिए, परिवहन मतलब गाड़ी चाहिए, यहाँ से माल जो बने सप्लाई हो, जो वहां से माल कच्चा यहाँ आए। भूमि चाहिए, भूमि का मतलब होता है बड़े एरिया चाहिए इसको उद्योग लगाने के लिए। विद्युत चाहिए, यहाँ के मशीनों को चलाने के लिए लाइन 24 घंटा चाहिए। फिर कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल आएगा तभी ना फिर विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा सामान में इसको परिवर्तित किया जाएगा। श्रम चाहिए, श्रम का मतलब जो होता है यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर, वो चाहिए। पूंजी चाहिए, इसमें पूंजी इन्वेस्ट करने वाले लोग चाहिए। बाजार चाहिए ताकि जिससे यहाँ से जो सामान बना हुआ है वो यहाँ के लाके बेच सके। फिर जल चाहिए, पानी चाहिए उद्योग में, सबसे मुख्य क्या है? जल, पानी चाहिए उद्योग में, तब जाके सुचारू रूप से सभी कार्य हो सकते हैं। तो आपने समझ गया, बस यही वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पे इसको पढ़ना है। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सारे चीज होने चाहिए।
ठीक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या तो सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। उद्योग जल्दी से वहीं पे लगाया जाता है जहां पे सारे कारक मिलते हैं एक जगह, ठीक है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। कभी कभी सरकार क्या करती है, कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करवा देती है, पैसा कम लग रहा है, बिजली ज्यादा उत्पादन करो, मतलब कि यूज कर लो। कम परिवहन लागत तथा अन्य संचालन जैसे परिवर्तन का प्रदान करती है, और पैसा भी कम लगता है और परिवहन मतलब आना जाना भी ज्यादा होता है, ठीक है। अवसंरचना, संरचना का मतलब होता है जो हम उसको जिस संरचना में उसको बदलते हैं, उस चीज को, उस पदार्थ को, ठीक है, तो उसका प्रोत्साहन, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके, ताकि वैसे क्षेत्र जहां पे पैसे का किल्लत है, उद्योग नहीं लग पा रहा है, वहां भी उद्योग लग सके आसानी से, ठीक है। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। जब उद्योग कहीं लगता है तो उस जगह पे बहुत जल्दी तेजी मात्रा में क्या होता है, प्रगति होता है। लोग वहां बसना शुरू करते हैं, वहां रहना शुरू करते हैं, फिर हॉस्पिटल बनता है, स्कूल बनता है, ऑफिस बनता है, दफ्तर बनता है, लोग रहने के लिए बाजार जो सामग्रियां खरीदते हैं, बाजार बड़े होते हैं, तो वहां का इकोनॉमी पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस जगह की वृद्धि हो जाता है, बहुत तेजी से वृद्धि होता है। अब हम लोग को पढ़ना है औद्योगिक तंत्र। क्या पढ़ना है, औद्योगिक तंत्र। अब क्या है भाई औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र में निवेश, पराक्रम और निर्गत शामिल है। क्या क्या शामिल है, निवेश, पराक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश का मतलब हो गया जो उसमें पैसा निवेश करते हैं, पराक्रम मतलब उससे जितना प्रोडक्ट हम लोग को आ रहा है, मिल रहा है। निर्गत शामिल, निर्गत मतलब होता है कि कितना मात्रा में वो बनाया जा रहा है, एक दिन में कितना मात्रा में बन रहा है, कितना सप्लायर हो रहा है, ये सब सारी जानकारियां। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि का लागत है। निवेश में क्या है, कच्चे माल उसमें निवेश किया जाता है, उसमें दिया जाता है, श्रम मतलब मजदूर दिया जाता है, भूमि का लागत दिया जाता है, भूमि जो वहाँ पे जितना क्षेत्र के वो जितना एरिया में वो लगता है उद्योग वो दिया जाता है। जल की उपलब्धता वहाँ करवाया जाता है, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। पराक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, मैंने बताया ना। पराक्रम में जो उसको बदलता है अन्य प्रकार की वस्तुओं में। निर्गत अंतिम उत्पादन इसमें अर्जित किया जाता है, अर्जित आय है, जो पैसे उससे जो उसमें निकालते हैं सो है। सूती वस्त्र उद्योग में संबंधित कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कपास है, मानव श्रम, मानव जो मेहनत करते हैं सो, कारखाना है, परिवहन लागत निवेश है, जो परिवहन में जो पैसा लग रहा है आने जाने में गाड़ियों को। पराक्रमों में ऑटाइट, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। पराक्रम में क्या है, ऑटाई, अटाई, कटाई, ऑटाई, कटाई और बुनाई, रंगाई और छपाई, जितने प्रकार के उसमें जो जो भी लगता है वो सब कुछ उसमें शामिल है। कमीज जैसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। कमीज जो आप पहनते हैं वो क्या है, एक उत्पादन है। अब पढ़ना औद्योगिक प्रदेश, कौन सा प्रदेश में किस प्रकार का उद्योग है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। औद्योगिक मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश, किसी राज्य में किसी जगह पे एक उद्योग लगा दिए तो वहां पे वो बहुत जल्दी से विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विकास होगा लेकिन छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर में। और अगर वहां पे एक साथ, यहाँ पे मार्बल का लगा, यहाँ पे दूसरा ऑटोमोबाइल का लग गया, यहाँ गाड़ी का लग गया, तो यहाँ अन्य प्रकार के उद्योग लग गए, तो ये क्षेत्र जो है इतना तेजी से डेवलप होता है कि एक प्रदेश के रूप में वो अपना रूप ले लेते हैं। और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। और क्या बांटते हैं, निकटता के लाभ। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। कौन कौन सा है औद्योगिक प्रदेश है, पूर्वोत्तर अमेरिका, ठीक है, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों और समीप के निवेश तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। मुख्य तौर पर औद्योगिक प्रदेश जो है अधिकांशतः जल्दी से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे हर समय वर्षा होती है और निम्न मौसम होते हैं। समुद्री पतन मतलब वहाँ पे समुद्र का बंदरगाह होता है, ठीक है, जहाँ पे नाव सब आके रुकते हैं। वे समीप विशेषता तौर पर कोयले
क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। और वे कहाँ होते हैं? ज्यादातर कोयले क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ये देखिए क्रियाकलाप एक दिया है, चमड़े के जूते विनिर्माण को शामिल है, निवेश पराक्रम और निर्गत की ज्ञात कीजिए। उसमें कौन क्या चीज का निवेश होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ के बारे में करना है, आप लोग ज्ञात करना है। इसमें देखिए आप लोग का दिया हुआ है, सभी देश का नाम दिया हुआ है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश क्या है? विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व में कौन कौन सा देश में कौन कौन सा उद्योग है। विश्व की औद्योगिक पट्टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। औद्योगिक प्रदेश, देखिए औद्योगिक प्रदेश इतना ब्लैक किया हुआ है, तो आइए देखते हैं। देखिए डेनवर, फॉर्निस, ग्लाफ्ट, यूरल, कुजबास, ईरान, कुवैत, इजराइल, पीटर्सबर्ग, ये आपका अटलांटिक महासागर, फिर इस जगह पे है, और मनीला, कोरिया, माजिल, गंगा घाटी, फरगना, चेन्नई, मुंबई, कुवैत, नेवरी, खादुर्म, बांगोटा, ये सब जितने भी हैं सारे क्या हैं? औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पे अन्य प्रकार के बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश। भारत में भी बहुत प्रकार के उद्योग प्रदेश हैं, अनेक प्रदेश अनेक उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें से कौन सा है? मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोलकाता तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे जो हैं सारे क्या हैं? औद्योगिक प्रदेश में से हैं। अब है इसमें औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा मतलब होता है कि जब उद्योग एक जगह पे लगाया जाता है तो वहां पे किस प्रकार का विपदा आता है। अब जब कहीं पे उद्योग लगता है तो उसके जो गैस निकलते हैं, उसके जो खराब पानी निकलते हैं, वो निकटतम स्थित जो गांव है वहां के लोगों को बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। बीमारी से वो क्या करते हैं? ग्रस्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अन्य प्रकार के ऐसे खतरनाक जहरीले गैस निकलते हैं जिससे वह वहां के लोगों को बीमारियों में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विवाद व संगठन उत्पादन करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। वैसे उद्योग में दुर्घटना तभी आता है जब वहां के उद्योग में तकनीकी विफलता हो। तकनीकी विफलता मतलब तकनीकी रूप से कहीं पाइपलाइन टूट गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, गैस लीक कर रहा हो, तो उस क्षेत्र में हवा के द्वारा सब जगह फैलने से वहां के लोगों को बहुत बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में लगभग 0.30 में बजे अब तक की सबसे त्रसदा पूर्व औद्योगिक घटना है। ये घटना हुआ था, आइए देखते हैं घटना। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बन के कीटनाशी कारखानों में हाइड्रोजन रसायन तथा प्रतिशील क्रिया के उत्पादन साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल और आइसोसिएनेट गैस का रिसाव हुआ। रिसाव का मतलब होता है कि वहां पे पाइपलाइन टूट गया जिसकी वजह से वह निकलना शुरू हो गया। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। देखिए कितने भारी मात्रा में वहां के लोग मर गए, किसकी वजह से? एक छोटी सी पाइप टूटने की वजह से उद्योग में, जिसका भनक किसी को जल्दी से लगता नहीं है। हजारों लोग जो बच गए वह आज भी वहां यह एक बीमारियों के जैसे अंधाधुंध प्रतिरक्षा एवं विस्तृत और अत्रशोथ विस्तृत आदि से पीड़ित हैं। मतलब वो अभी भी वहां पे लंगड़ा, लूल्हा, अंधा सब पैदा हो रहे हैं, अभी भी ग्रस्त है बीमारी से। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चेंगिंग के कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों की विस्थापित किया गया था। विस्थापित का मतलब होता है वहां से, उस स्थान से लोगों को निकाल के दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना, दूसरे स्थान पर उसे घर बना के देना किया गया। इस कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय समय भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। जो भागते हैं, जैसे जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें सांस जो नली होता है हम लोग का बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे हम लोग सांस को बहुत, जो हवाएं हैं उससे बहुत जल्दी ज्यादा स्पीड से खींचते हैं एज ए नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो उस जगह क्या हुआ? आंखें खराब हो गई, त्वचा खराब हो गया, फेफड़े खराब हो गए, तो वही कारण हुए। जोखिम कम करने के उपाय, जोखिम जो है वो जो उतना बड़ा समस्या हुआ उसे कम कैसे किया गया? तो पहला है
घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। वैसे क्षेत्र में लगाना चाहिए उद्योग को जहाँ पे लोग वहां से दूर हो। दूसरा है, उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति, विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभावना पदार्थों को ज्ञात होना चाहिए। वैसे क्षेत्र में जो उद्योग के समीप बसने वाले जो लोग हैं, ठीक है, दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले गैस खतरनाक से बचना चाहिए, उसे दूर रखना चाहिए। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्नि समान की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग से बचने के लिए एक फायर होता है, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का हमेशा वहां पे 24 घंटा तैनात होना चाहिए, ताकि कोई भी तरह का अगर आग लगे तो वहां उसे बचाया जा सके। चौथा है, विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थ की भंडारण मतलब जो खराब पानी उद्योग से निकलता है, खराब गैसें निकलती हैं, उसके लिए अलग से एक टंकी होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसमें उसको स्टोर करना चाहिए, फिर प्यूरिफाई करके उसे उद्योग से बाहर करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, उद्योग नदी किनारे लगा रहे हैं, उससे जो जहरीले गैस पानी निकल रहा है वो सारे नदी में मिला रहे हैं, जिस कारण जो नदी में अभी भी लोग जो नदी में यूज करते हैं, ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे आदिवासी इलाका जहाँ पे वहाँ के लोग डिपेंड पूरी तरह से किस पे है, नदियों पे हैं, तो उन जगहों पे जो पानी इधर से बह के जा रहा है वही पी रहे हैं, जिससे उसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पांचवा, उद्योग के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण मतलब उससे जो गैस, जैसे कोई भी उद्योग अगर चालू रहता है तो उसमें देखते हैं ऊपर धुआं निकलता है, उसे नियंत्रण करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। अब हमें पढ़ना प्रमुख उद्योगों का वितरण। जो मेन उद्योग है उसका वितरण किया गया, उसे बांटा गया है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से। तो वे कैसे हैं विश्व में? देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। विश्व का सबसे मेन उद्योग जो है वो लोहा इस्पात उद्योग है। इसमें लोहा कारखाना है, ये सब शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूती वस्त्र है, उसमें सूचना देने वाला प्रौद्योगिकी, जैसे जो हम लोग टेलीफोन का यूज करते हैं वो है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। लोहा इस्पात जो है और कपड़ा बुनने का जो उद्योग है ये सबसे पुराना उद्योग में से है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक नया उभरता उद्योग है। और सूचना प्रौद्योगिकी जो हम लोग यहाँ से वहां तक जो सूचना पहुंचाते हैं वो तो फिलहाल में अबर कुछ सालों के दौरान वो बना, ठीक है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, ये जो देश है इसमें क्या कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात, जिसमें लोहा बनता है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से में केंद्रित है। जो वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? भारत में है, हांगकांग चाइना में है, दक्षिण कोरिया में है, जापान में है, ताइवान में है, केंद्रित है, मतलब है वहां पे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। सिलिकॉन घाटी को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, उस जगह को, और वहां पे स्थित है। अब क्या पढ़ना है? लोहा इस्पात उद्योग। क्या पढ़ना है? लोहा, सिर्फ लोहा के बारे में। अन्य उद्योग को तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, पराक्रम और निर्गत शामिल है। अभी मैं निवेश, पराक्रम और निर्गत बताया था, आपने कमेंट करके बताना है। यह एक पोषक उद्योग है। किस प्रकार उद्योग है? पोषक, जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका उत्पाद से अन्य प्रकार के जो उद्योग है उसे कच्चे माल के रूप में उससे उत्पादित होता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम मतलब जो वहाँ के मजदूर हैं, ठीक है, काम करने वाले, पूंजी है, स्थान है और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है, ठीक है, ये सारे सम्मिलित हैं। लोहा इस्पात से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जब आप देखते होंगे कोई लोहा अगर ले जाते हैं तो उसको लोहार क्या करता है? कच्चे माल में पहले उसको तपाता है, तपा के उसको फिर किसी भी आकार में उसको बदलता है। तो जहां पर प्रगलित होता है, प्रगलित का मतलब होता है उसको गलाना। चित्र 5.6 में इसके बाद अब परिशोधित होता है, फिर उसको बनाया जाता है, पीट पाट के उसको बनाया जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। अब जो उससे प्राप्त होता है, उसे जो मिलता है वो इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात, जो अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दूसरे उद्योग में उसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? कच्चे माल में।
इस्पात कड़ा होता है। इस्पात कैसा होता है? कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है और इसे आसानी से काट सकते हैं और इसे कोई भी आकार में, कोई शेप में बदल सकते हैं। अथवा इसमें तार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तार। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। देखिए ये जो आपका लगा हुआ है ना, ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये तप रहा है, ये मतलब डबक रहा है लोहा इस प्रकार। देखिए इधर से आग जा रहा है, आग से गर्मी हो रहा है ना, तो तप रहा है, पूरा गला रहा है इसको। उसको इधर से ला के इसको सांचा में इधर से निकालेगा इसको, उसके बाद सांचा में इधर ये डाल रहा है भी लोहा, अयस्क, चूना, पत्थर और कोर, ये देखिए डाल रहा है इधर से। झोंका भट्टी में इसको झोंक रहा है। गर्म वायु, गर्म हवा इधर से दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। परगलित लोहा, जो गल के लोहा निकल रहा है वो इसमें जा रहा है। फिर धातु मूल और धातु जो बच रहा है इसमें जा रहा है। तो इस प्रकार उद्योग को लगाया जाता है। अब आइए देखते हैं मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मिश्र धातु क्या करती है? इस्पात को असमान कठोरता मतलब इतना उसको कठोर कर देता है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है। दृढ़ता, बहुत मजबूत, और जंग प्रतिरोधक, और जंग नहीं लगता उसमें, उस प्रकार का उसको बनाता है। इसका इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या कहलाता है? प्रायः आधुनिक उद्योग, अभी का उद्योग का मेरुदंड, मापदंड। जैसे उसका मेन होता है ना कि जवान, घर का एक जवान होता है जो उसका रखवाला होता है, सब कुछ करता है, उसी तरह मेरुदंड होता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या तो इस्पात से बने हैं। लगभग देखा जाए तो जितने भी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आज के दिनों में, वे क्या है? लोहा या इस्पात से बने। किससे बने? लोहा या इस्पात से। इन धातुओं को निर्माण औजारों और मशीनों से बने हैं। और ये किससे बने? इसमें क्या क्या लगा है यूज? निर्माण बने, धातु का निर्माण बनने में कर रहा है और औजार, मशीनें लगे हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्तेमाल में इस्पात से बने हैं। और रेलगाड़ी जो बना है, ट्रक बना है, ऑटो जो बने हैं भी, ठीक है, अधिकांशतः इस्पात मतलब लोहे से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिसका प्रयोग आप करते हैं वे भी किससे बने? लोहे से बने। देखिए ये भी इस्पात से बनी है। तेल कूप इस्तेमाल से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इसी से बना हुआ जो तेल कूप, जो तेल के कुएं में मशीनों को लगाया जाता है, तो इसी से बना हुआ रहता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल पर परिवाहित किया जाता है। इस्पात का जो पाइपलाइन होता है उससे क्या किया जाता है? तेल को परिवहित का मतलब होता है पास करना। खनिजों का खनन इस्पात से उपकरणों से होता है। खनिजों का जो खनन होता है उसका इस्पात के उपकरणों से होता है। इस्पात के उपकरण मतलब जैसे कुछ उपकरण बनाया जाता है, कुछ पाइप बना दिया, खुदाई करने वाला बना दिया, तो एन करने के उपकरण हो गए। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात से बने हैं। कृषि का यंत्र जो बनाया प्रायः किससे बना है? इस्पात से। हल बना है, कुदाल बना है, अन्य प्रकार के जो भी सब्बल उब्बल जितने भी कुछ आप लोग पता है वो सब बने, क्या बना है? किससे बना है? इस्पात से बना है। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया गया है। विशाल भवन का जो ढांचा है वो भी किससे बना है? इस्पात से। 1800 ईसा पूर्व के 1800 के इस पूर्व इस्पात उद्योग एवं स्थित थे। 1800 ईस्वी के पूर्व के पहले इस्पात उद्योग जो है वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। और उद्योग वहां पर स्थित थे जहां पे सभी प्रकार का क्या था? माल उपलब्ध था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। बाद में कहाँ करवाया गया? जहाँ कोयला मिल रहा हो, कोयले से मशीन को चलाया जाता है, रेल के द्वारा उसे माल को भेजा जाता है, तो वहां पे स्थित किया। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। 1950 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ तो 1950 के बाद क्या हुआ? जो लोहा इस्पात उद्योग था समुद्र पतन के बाद निकट स्थान समुद्र के किनारे स्थित होना शुरू होने लगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस्पात उद्योग का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया। और ऐसा इसीलिए हुआ कि इस्पात उद्योग का जो कार्य था, जो काम था, बहुत विशाल हो गया, बड़ा हो गया। और लोह अयस्क विदेशी से आयात करना पड़ता था। और लोहा जो था वो विदेशों से हमें लाना पड़ता था। भारत में लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार
और बाजार का लाभ होते हुए विकसित हुए। ये सब होते हुए भी क्या हुआ, विकसित हुआ। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बनपुरा, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और एक ही प्रदेश में स्थित है। ये सब जितने भी प्रदेश हैं सारे क्या हैं, एक ही प्रदेश में ये सब जगह सारे स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। किन जगह पे फैले हैं, 4 राज्यों में, एक ही देश में 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड में क्या है, कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है, खनिज भी है। भद्रावती और विजयनगरपुर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। ठीक है, जो भद्रावती और नगर की कर्नाटक में जो है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है, सेलम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं। ये सब कितने महत्वपूर्ण, मतलब मुख्य इस्पात केंद्र हैं, लोहे के उद्योग हैं, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ के जो आप कभी अगर आपको मौका मिले तो साउथ में अगर घूमने का मौका मिले तो वहाँ केला का पेड़ जो लगाया जाता है, ठीक है, केले को भी यूज किया जाता है, उसके पत्तों को खाने के लिए यूज किया जाता है, खाना खाने के लिए थाली के रूप में। उसके पेड़ का जो बीच का जो बचता है ना, उसे काट के उसे उसमें पानी रखा जाता है, ठीक है, और उस केले को पानी को पिया जाता है, उसे काट के और भून के खाया जाता है, मतलब पूरी तरह से यूज किया जाता है। तो उसके लिए उद्योग भी चाहिए। अब देखो जमशेदपुर, आप लोगों को पता है जमशेदपुर किस लिए उद्योग में कौन सा उद्योग में सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सा है बताइए। कारखाना लोहा के लिए। 1947 के पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, पूरा भारत में केवल एक ही कारखाना था, वो था जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। यह कहा था, निजी स्वामित्व, मतलब नजदीक में। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। जब आजादी मिली भारत को तो उसका बाद इसका जो कार्य था, इसका जो काम था, वो भारत सरकार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। बहुत सारा अन्य प्रकार के लोह अलग अलग ब्रांच खोला और हर जगह फैलाया। झारखंड में स्वर्ण रेखा पर और करकाही नदियों के संगम के समीप का साकची में सन 1907 में टिस्का की शुरुआत की गई। किसका शुरुआत किया गया, टिस्का का। साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। पहले इसका नाम क्या था, साकची, और फिर बाद में क्या नाम रखा, जमशेदपुर। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में भी सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, ठीक है, सबसे अच्छा स्थान है। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ये जो है, और यहाँ पे क्या है, टाटा इस्पात कारखाना, ठीक। तो ये देख लिया आपने। अब आ गया ये साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। साकची को जो है, जो जमशेदपुर को है, उसको कई कारण से उसे संयंत्र स्थापित, इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया, मतलब वहां पे स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुरा रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये कितना दूरी पर है, 32 किलोमीटर। कहाँ से, काली माटी स्टेशन से। यह स्थान लोह अयस्क कोयला और मैंगनीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट में भी था। यह स्थान जो है लोह अयस्क कोयला और मैंगनीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता में भी निकट में स्थित था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। जहाँ क्या था, विशाल बाजार, बड़ा सा बाजार। टिस्को को झरिया कोयले क्षेत्र में कोयला और ओडिशा का छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। और टिस्को से जो है झरिया है, जो कोयले क्षेत्र में जो है कोयला, और उड़ीसा का छत्तीसगढ़ जो लोहा अयस्क है, चूना पत्थर, डोलोमाइट में मैग्नीज का प्राप्त होता है। करकई और स्वर्ण रेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। करकई जो है, स्वर्ण रेखा जो है, जो स्वर्ण रेखा भारत का है, उनके नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, मतलब जितना जल उसे चाहिए उतना उसको मिलता है। प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराती है। सरकारी प्रोत्साहनों के द्वारा इसे पैसा मिलता है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जमशेदपुर में जब टिस्को का स्थापना हुआ, उसके बाद अन्य प्रकार के उद्योग संयंत्र का स्थापित भी हुआ। इनमें रसायन इंजनों से पुर्जे, कृषि उपकरणों, मशीनों, टीनों की चादरें, कंबल और तार का उत्पादन किया जाता है।
भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारत में क्या हुआ? लोहा इस्पात का उद्योग के बाद त्वरित औद्योगिक आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के बाद लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। जो भारतीय उद्योग है उसका लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर लोहा इस्पात उद्योग का निर्भर करता है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। ठीक है, लघु इस्पात मतलब छोटे कार में। इसमें द्वितीय उत्पादन रोलिंग और मिल और सहायक उद्योगों भी शामिल हैं। अब क्या पढ़ना है? पिट्सबर्ग जो दूसरे देश में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा इस्पात नगर में से है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। इस स्थान को क्या है? स्थानीय सुविधा, वहाँ की सुविधा, उस जगह के स्थानीय जगह का सुविधा सब कुछ उपलब्ध है। कच्चा माल भी मिलता है। कोयले पिट्सबर्ग में उपलब्ध है ही, जबकि लोहा इस्पात मिनोसाइट की लोहे को खाने में प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग का लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1500 किलोमीटर तुरंत आना जाना। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लॉर्ड्स रेल जल मार्ग है आता है। जल मार्ग का मतलब ज्यादा ना तेल खत्म होता है ना कुछ और, आना जाना हो जाता है। यह अयास के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ये क्या है? अयस्क के नौ परिवहन हेतु क्या है? सस्ता मार्ग है। ज्यादा पैसा नहीं लगता है, जाना आना कम पैसे में हो जाता है। ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग के क्षेत्र का लोहा इस्पात रेलगाड़ी से लाया जाता है, और ग्रेट लेक्स जो है से पिट्सबर्ग के क्षेत्र तक लोहा इस्पात रेलगाड़ी को लाया जाता है। ओलियो मोनोगेल्हेला और एल्गनी नदियों जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेल्हेला और एल्गनी में स्थित है। पिट्सबर्ग के नीचे ओलियो की नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों में द्वारा बाजार में भेजा जाता है, और इसे परिष्कृत किया जाता है, इसे बनाया जाता है, इसको अन्य प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में से बदला जाता है और उससे सप्लाई किया जाता है बाजारों में। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। वहाँ पे पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है वहाँ पे अन्य प्रकार के भी कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन के उत्पादन इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये क्या है? रेल पटरी का उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वहां पे ले जाने आने में सुविधा होता है। अब पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग। क्या पढ़ना है? सूती वस्त्र उद्योग। धागे में कपड़े की बुआई एक प्राचीन कला है। धागे में कपड़े की बुआई धागे द्वारा एक प्राचीन कला है। ठीक है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। किसमें होता है? वस्त्र निर्माण, कपड़े निर्माण में। उपयोग में लाए गए वस्त्र माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर उपयोग में लाए गए कच्चे माल जो है, ठीक है, उसका आधार जो है, कच्चे माल का आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वस्त्र उद्योग का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे जो है वो क्या है? वस्त्र उद्योग का एक कच्चा माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। रेशे क्या हो सकता है? प्राकृतिक या मानव निर्मित, या फिर प्रकृति द्वारा बनाया गया या फिर मानव द्वारा से बनाया गया। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक जो रेशे हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? सिल्क से, कपास से, लिलन से, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, प्लास्टिक, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। क्या क्या शामिल है? मानव निर्मित में नायलॉन, प्लास्टिक, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। ठीक है, आगे देखिए। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग जो है विश्व का सबसे पुराना उद्योग में से एक है। 18वीं सदी की उद्योग क्रांति का एक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी एवं हस्तरखों से बनाया जाता था। हस्तरखों का मतलब महात्मा गांधी का एक चक्र जो है वो हस्तरख है। ठीक है, उसी से बनाया जाता था या फिर हाथों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पालमपुर पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में के बाद
में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया है। ठीक है। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र में महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। इस जो सारे देश हैं ये क्या हैं? सूती वस्त्र में से महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युम भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। क्या है? गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन ने पूर्वी हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। जो ब्रिटिश शासन के समय से पूर्व से पहले मतलब हाथ से कते और हाथ से बुने, हाथ से कते मतलब हाथ से काटना और हाथ से बुनना, ठीक है, वस्त्रों को पहनता था, बाजारों में जाता था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम के छींट, काली घाट के कैलिको का बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी से काम करने वाली सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व विख्यात मतलब पूरे प्रसिद्ध हैं विश्व में। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लेता है। लेकिन हाथ से बनाने के कारण वो बहुत ज्यादा महंगा होता है और अधिक ज्यादा समय लेता है। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। इसीलिए पश्चिम के जो नए वस्त्र उद्योग थे वो वहां पे अपना नहीं जमा सका। जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण अतिरिक्त उद्योगों यूनिट में करते थे और क्या करते, कम पैसे में वो अच्छे प्रोडक्ट देते थे। पहली सफल अतिरिक्त वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। पहला जो है सफल अतिरिक्त वस्त्र जो है जो बनाने में सफल हुआ उद्योग वो कहाँ स्थित हुआ? मुंबई में। कोस्ट, आर्द्र जलवायु, मशीन आयात और इसके पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इन प्रदेशों में इस उद्योग के दूध फैलाव के सहायक रहा। और जो कोस्ट आर्द्र जलवायु है, कोशन आर्द्र जलवायु का मतलब होता है उस क्षेत्र का जलवायु बहुत ही शुष्क होता है। मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता दक्ष श्रमिक प्रदेश में उद्योग के फैलाव के रहा है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा का मतलब होता है विख्यात हुआ। लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम के रूप से उत्पादन की जा सकती है। वो कच्ची कपास शुद्ध होती है, लेकिन वर्तमान में अभी के समय में आर्द्रता कृत्रिम कृषि के रूप में उत्पादन की जा सकती है और कच्चा कपास शुद्ध होती है। ठीक है। एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता और वस्त्र जो उत्पादन होता है उसका प्रक्रिया द्वारा प्रोसेस जो होता है उसका वजन कम नहीं होता। उस बनाने के समय इसका जो वजन नापा जाता है शुरू में वही वजन रहता है। इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। इसीलिए क्या है, जो ये वस्त्र है यह विभिन्न उद्योग जो है ये विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पंडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये सारे जो है कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है जो यहाँ पे फैल गया है। अब है अहमदाबाद। इसमें क्या पढ़ेंगे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के बारे में देखिए। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती आश्रम जहाँ पे गांधी जी ने पहला अपना अंग्रेजों भारत छोड़ो के खिलाफ जो नारा शुरू किया था, जो विद्रोह शुरू किया था, वो साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ किया था। पहला जो उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ जो कदम गांधी जी द्वारा उठाए गए थे वो साबरमती आश्रम से ही किया गया था। 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई और 1859 में यहाँ पे पहला सूती वस्त्र का उद्योग लगाया गया। यह अथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया और तुरंत ही मतलब कि बहुत तेजी से वहां पे दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण का नगर बन गया। नगर मतलब उस वहां का वो शहर बन गया, वस्त्र निर्माण में प्रख्यात हो गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि सबसे मुख्य शहर, ऐसा जगह जहां पे उस देश का जो हैंडल होता है, उस देश का सब चीज प्रकार का हर प्रकार का जो संसाधन है वहां पे उपलब्ध होता है, उसको मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अनुकूल अवस्थिति का कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र के उद्योग विकास में सहायक थे। अनुकूल अवस्थिति का मतलब होता है जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण में कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, तो ये अनुकूल हुआ, अनुकूल हुआ।
और अनुकूल मतलब हर प्रकार का मौसम एक नियमित मात्रा में, एक नियमित समय के लिए आता है। जैसे झारखंड में देखा जाए तो हर समय, हर मंथ में अलग अलग मौसम आता है। कभी 2 महीने के लिए गर्मी आया तो 2 महीने के लिए बरसात आया, 2 महीने के लिए ठंड आया, 2 महीने के लिए ये आया। तो अन्य प्रकार के मौसम जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। अहमदाबाद जो है कपास उत्पादन के करने वाले क्षेत्र में के बहुत निकट मतलब बहुत पास में स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कौन सा माल? कच्चा माल। कच्चा माल मतलब जो उद्योग में विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा दूसरे संसाधनों में बदला जाता है, तो जो उस बदलने के लिए कुछ भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो जो माल जो लाया जाता है उसको कच्चा माल बोलते हैं। ठीक है। जलवायु कतई और बुनाई के लिए आर्द्र है। जलवायु कतई बुनाई, कतई का मतलब होता है काटना, बुनाई का मतलब होता है बुनना। तो कतई बुनाई के लिए आर्द्र है जलवायु, मतलब वहां का मौसम बुनाई और कटाई करने के लिए अच्छा है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना उपयुक्त है। वहां पे सपाट भूमि मतलब ना ऊंचा है ना नीचा है, जिसके कारण वहां पे उद्योग आसानी से स्थापित हो सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी व उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक कराते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का जो राज्य है, घनी आबादी का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से इस उद्योग का कुशल और अधिकांश श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। कुशल मतलब कम पैसे में, और श्रमिक मतलब मजदूर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र के देश में विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। मतलब सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छी सड़कें हैं, अच्छे वहां पे रेल मार्ग है, जल का सूती वस्त्र जैसे कि जितने भी जल जो आपूर्ति है वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जिसकी वजह से विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद होता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। मतलब इस तरह से सब कुछ वहां पे उपलब्ध है। नजदीक मुंबई पतन इससे मशीनों का आयात करने की सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधाएं प्रदान करता है। सूती वस्त्र का निर्यात मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हाल के समय में कुछ ऐसा आया जो सूती वस्त्र में कुछ समस्या आ गया। वहां के उद्योग में बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं, बहुत से वस्त्र जो कपड़े बनते थे वैसे उद्योग बंद हो गया। ठीक है। देश में नए वस्त्र उद्योग का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण का होना इसका प्रमुख कारण है। और वो बंद होने का मुख्य कारण यह था कि नया नया प्रकार का उद्योग वहां पे खुल गया, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। ओस्का, क्या पढ़ेंगे? ओस्का जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का सबसे महत्वपूर्ण शहर बोल सकते हैं तो ओस्का है, राज्य है। ठीक है। यह जापान का मैनचेस्टर है, यह जापान का सबसे मुख्य जगहों में से एक है। ओस्का में सूती वस्त्र का उद्योग विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओस्का में जो सूती वस्त्र का उद्योग लगा वहां पे, तो वहां कई भौगोलिक कारण की वजह से वहां पे लगा। ओस्का के चारों ओर एक विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। ओस्का के चारों ओर जो विस्तृत मैदान है, बड़ी फैलाव में जो मैदान है, भूभाग में मैदान है, उसमें मिलों का विकास, मिल का मतलब होता है वहां पे उद्योग का विकास जो हुआ, ये आसानी से भूभाग की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। मतलब वहां पे भूमि सुनिश्चित कराता है, पानी सुनिश्चित कराता है, बिजली सुनिश्चित कराता है, मौसम सुनिश्चित कराता है, सब कुछ सुनिश्चित कराता है एक तरह से। कोष्ण आर्द्र जलवायु कतई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कोष्ण जो जलवायु होता है वो काटने के लिए और बुनने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी हो, ठीक है, उसके मिलों के लिए मुक्त प्राप्त जल, जितना जल होना चाहिए उतना प्राप्त करवाता है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है, श्रमिक में मजदूर वहां पे आसानी से मिल जाता है, कम पैसे में भी मिल जाता है क्योंकि आबादी ज्यादा है, उसको रोजगार चाहिए। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने के वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। पतन की अवस्थिति का मतलब होता है वो समुद्र के किनारे स्थित है। वहां पे पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे सारे बोट, सारे नाव आके वहां पे अपना सामान उतारते हैं और सामान चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया पतन। एक पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना, और एक पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे बोट का रुकाव का जगह होता है। ठीक है। ओस्का का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। वहां का उद्योग जो निर्भर है पूरी तरह से वो कच्चे माल पे है। जिस दिन कच्चा माल खत्म हो, उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए को आयात की जाती है। कपास का जो मिस्र है, ठीक है,
कपास जो है मिस्र देश है, मिस्र, भारत, चीन, अन्य देशों में आयात किया जाता है, मतलब बेचा जाता है। परिष्कृत उत्पादन अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। और जो वहाँ पे आयात का मतलब हमने अलग बताया, आयात का मतलब होता है कि उस देश से खरीदता है, और निर्यात का मतलब बेचता है। यह उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका अच्छा बाजार है, एक अच्छा बाजार है। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम पैसे में ही वो अपने सामानों को देता है, इसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा अच्छा से चलता है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अद्यापि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और देश का एक ही सबसे बड़ा उद्योग है जापान का, वो है क्या, वो आपका हो जाएगा ओस्का में वस्त्र निर्माण का उद्योग जो है सो, ठीक है, ओस्का में। अद्यापि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल की ओस्का में सूती वस्त्र उद्योग का स्थान एक अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनीकृत जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट लेते जा रहे हैं। और ये सारे उद्योग वहां उसका उद्योग छीन रहा है, वहां काल खराने डाल रहे हैं। तो आप लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी अपना चैप्टर कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए।